हेलो नमस्कार बैंकिंग प्रोफेशनल्स, मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं जेआईबी सीआईबी मंच पावर्ड बाय एग्जाम मंच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जेआईबी और सीआईबी के एग्जाम में अक्सर पूछता है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है। तो आज तीन तरह के अकाउंट पर हम लोग बात करने वाले हैं, एफसीएनआर अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के बारे में। उसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग पूरा समझेंगे और साथ ही साथ जो है ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। बहुत ही इजी वे में मैं इसे लेके चलने वाला हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए और याद होने के साथ साथ आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिले इसके क्वेश्चन, तो आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, चूंकि मैंने आपसे कहा कि मैं आज बात करने वाला हूं एफसीएनआर, एनआरई और एनआरओ अकाउंट पे। तो सबसे पहले आपके बीच में एफसीएनआर अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो ये अकाउंट जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए ये जो दो पॉइंट है ना, फॉरेन करेंसी और दूसरा है नॉन रेसिडेंट, इन दो पॉइंट के आधार पर हम लोग ऑलरेडी जो है दो सवाल इसमें निकालेंगे। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे इस पर। जैसे कि अगर हम बात करें पहले पॉइंट के बारे में, देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंट कैन बी ओपनड बाय एनआरआई एंड पीआईओ। सबसे पहले आपको अब ध्यान क्या देना है, ये अकाउंट ओपन कौन कौन कर सकता है। तो एफसीएनआर अकाउंट बैंक ही ओपन करेगा, लेकिन उसके मतलब बैंक में ये अकाउंट ओपन कौन कर सकता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एनआरआई हो यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भारत का व्यक्ति तो हो लेकिन भारत में रहता नहीं हो। अब कौन व्यक्ति एनआरआई बन जाएगा, तो वो व्यक्ति जो एक साल में यानी एक वर्ष में 182 या उससे ज्यादा दिन देश के बाहर अगर रह चुका है तो वो व्यक्ति उस साल के लिए एनआरआई कहलाता है। उसके अलावा दूसरा क्या है, पीआईओ। पीआईओ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, भारतीय मूल का निवासी। इसका रूल क्या कहता है, विदेश में रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अगर भारतीय है तो वो बंदा पीआईओ कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ 2 जनरेशन तक ही ये हम लोग पीआईओ रूल कैरी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ए नाम का व्यक्ति देश के बाहर गया, तो जो हमारे देश का ए नाम का व्यक्ति बाहर गया तो वो तो जीवन भर एनआरआई कहलाएगा। लेकिन जिस देश में वो गया कमाने के लिए, वहां पर जाकर शादी कर लिया, शादी किया, तो उसकी जो वहां की नेक्स्ट जनरेशन, उसकी जो अगली पीढ़ी है वो पीआईओ कहलाएगी, और उसका जो अगला पीढ़ी है वो भी पीआईओ कहलाएगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से उसकी जो 2 जनरेशन तक है वो पीआईओ कहलाएंगे, उसके बाद वो पीआईओ नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं ऋषि सुनक जी के बारे में, आप लोग जानते होंगे उनको, अभी जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो उनके दादाजी जो है 1946, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और 2 भाग में नहीं बटा था, तो 1946 में जो है वो कहां गए थे, वो चले गए थे केन्या। ठीक है, और वहां पर उनके ऋषि सुनक के पिताजी जो है वो जन्म लेते हैं। अब ऋषि सुनक के पिताजी क्या बन जाएंगे, पीआईओ, क्योंकि उनके दादाजी तो एनआरआई होंगे, बट उनके ऋषि सुनक के पिताजी जो बन गए वो पीआईओ बने। वो वहां से गए कहां, लंदन। लंदन में जाकर उन्होंने शादी कर लिया ऋषि सुनक के पिताजी, और वहां जन्म लिया ऋषि सुनक जी ने। तो अब ऋषि सुनक भी क्या कहलाएंगे, पीआईओ कहलाएंगे। लेकिन 2 जनरेशन तक ही कैरी होता है। अब पैटर्नल थ्रू चल रहा था, उनके दादाजी से उनके पिताजी पीआईओ बने और उनके पिताजी से जो है ऋषि सुनक जी पीआईओ बने। बट अब इनकी जो अगली जनरेशन है वो पीआईओ नहीं कहलाती। लेकिन ऋषि सुनक जी का जो शादी हुआ वो किससे हुआ, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं मिस्टर के नारायण मूर्ति और सुधा नारायण मूर्ति, उनकी बेटी से। तो इस वजह से अब उनकी जो अगली जनरेशन है वो फिर पीआईओ बन जाएगी, लेकिन इस बार पैटर्नल नहीं बल्कि मैटरनल रीजन से वो पीआईओ बनेगी। ठीक है ना, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो कोई एनआरआई या पीआईओ ही इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। अगला क्या है कि जो अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो अवेलेबल बैलेंस उस अकाउंट में रिप्रेजेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में ही होगा। अब आप फिर से आ जाइए इसके फुल फॉर्म पर, देखिए फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि इस अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा वो उसी करेंसी में ही रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। जैसे कि अब जैसे कोई एनआरआई या पीआईओ है तो सिंपल सी बात है वो देश के बाहर रह रहा होगा। एनआरआई है तो देश के बाहर तो रह ही रहा होगा, तो एनआरआई है तो देश के बाहर रह रहा होगा, तो जिस देश में रह रहा होगा उसी देश की करेंसी जो है वो हमारे यहाँ एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब चूंकि उसी देश की करेंसी यहाँ ट्रांसफर करेगा जिस देश में वो रह रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजेगा,
तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो आएगा उसका अकाउंट का रिप्रेजेंटेशन भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही होगा, इसलिए यहां क्या लिखा है फॉरेन करेंसी। और अकाउंट कौन ओपन करा सकता है? नॉन रेसिडेंट, यानी कि वो व्यक्ति जो भारत में रहता नहीं है जबकि इंडियन है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ राफा यानी रिकरिंग और फिक्स्ड अकाउंट ही इसमें ओपन हो सकता है एफसीएनआर अकाउंट में। करेंट और सेविंग अकाउंट के रूप में इसमें अकाउंट में ओपन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल या ज्वाइंट दोनों अकाउंट ओपन हो सकता है। और एक बात यहां ध्यान रखने वाली ये है कि जरूरी नहीं कि जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स हैं वो सारे के सारे एनआरआई एंड पीआईओ हों, जरूरी नहीं है। कोई एक उसमें से एनआरआई और पीआईओ होगा तो भी अकाउंट ओपन किया जा सकेगा, बाकी लोग नॉर्मल इंडियन सिटीजन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन किया जा सकता है, नॉमिनेशन भी अलाउड है, बट नॉमिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि किसी एक पर्सन का ही नॉमिनेशन होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन का नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि नॉमिनी भी किसी को भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एनआरआई या पीआईओ ही होना चाहिए नॉमिनी, वो नॉर्मल इंडियन सिटीजन भी नॉमिनी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन नॉमिनी नहीं बनेंगे और न ही कोई इंस्टीट्यूशन इसमें नॉमिनी बन सकता है, कोई पर्सन ही बनेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्या है, इस चूंकि रिकरिंग और फिक्स्ड अकाउंट ही ओपन हो रहा है तो उसकी मैच्योरिटी पर भी बात होनी चाहिए। तो इसकी मैच्योरिटी कितनी है? 1 ईयर टू 5 ईयर। मिनिमम 1 साल के लिए ओपन हो सकता है और मैक्सिमम 5 साल के लिए ओपन हो सकता है। लेकिन अगला यह भी कहा जा रहा है कि इसमें प्री मैच्योरिटी विड्रॉ अलाउड है, मतलब कि प्री मैच्योरिटी विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, रिपार्टीशन इज अलाउड का मतलब क्या है? अब देखिए, भारत के बाहर रहने वाला वो भारतीय है, तो अगर वो भारतीय भारत के बाहर रह रहा है तो सिंपल सी बात है इस तरह के अकाउंट को ओपन करने के लिए बार बार वो इंडिया तो विजिट नहीं करेगा, तो उसको ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन मोड में दिया जाता है, यानी कि वो वहीं रहकर यहाँ अकाउंट ओपन कर सकता है, अकाउंट ऑपरेट कर सकता है और अपने जैसे अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसका अमाउंट भी उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसे इंडिया विजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि रिपार्सिटेशन जो है वो अलाउड है इसमें। ठीक है, और हाँ, चूंकि वो जिस देश में रह रहा है उस देश में रहकर वो वहां पर कमा रहा होगा तो वहां की टैक्स पॉलिसी में तो वो कवर हो ही रहा होगा। अब वो इंडिया में अगर पैसा जमा कर रहा है और इंडिया में भी टैक्स में के दायरे में आने लगेगा तो लेके ही क्यों आएगा? वो दो जगह टैक्स क्यों देगा? इसीलिए एफसीएनआर अकाउंट में अगर कोई एनआरआई या पीआईओ अकाउंट में जो भी पैसा जमा करता है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। उम्मीद है ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को एफसीएनआर अकाउंट। बात करते हैं आगे, अगला जो है वो है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट के आगे मैंने जानबूझ के इन ब्रैकेट में रूपी लिखा है, इसका भी एक वजह है, मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। एनआरई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है ना, अब यहां पे करेंसी आ गया है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल होगा, ये करेंसी वर्ड जो है थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया, इसको आप लोग फॉरगिव करेंगे, हम यही मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल का सेंस यहां पर क्या है? यानी कि ये जो अकाउंट है ये भी एनआरआई या पीआईओ ही ओपन करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये एफसीएनआर से, उसको भी समझते हैं। रूपी क्यों लगाया है मैंने, ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। देखिए, अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनआरआई एंड पीआईओ, तो यानी कि ये अकाउंट भी एनआरआई या पीआईओ ही ओपन कर सकता है, कोई नॉर्मल इंडियन सिटीजन इसको ओपन नहीं कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो अमाउंट का रिप्रेजेंटेशन है ये इंडियन करेंसी में होता है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि उस वाले एफसीएनआर अकाउंट में क्या था कि जिस करेंसी में डिपॉजिट हो रहा था उसी में होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आईएनआर में होता है। आईएनआर मतलब कि इंडियन रुपी में, तो जैसे उसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा किया वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होकर इंडियन करेंसी में जो उस समय रेट चल रहा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने नाम में रूपी लगाया था ताकि आपको ये बात याद हो जाए। ठीक है, तो इसको एनआरई रूपी नाम से अगर याद रखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम लोग अकाउंट का रिप्रेजेंटेशन जो अमाउंट का है वो इंडियन रूपी में करते हैं। अच्छा, अंतर अगला क्या है कि इसमें कासा भी ओपन हो सकता है राफा के साथ साथ। उसमें सिर्फ राफा ओपन हो रहा था, यहाँ कासा और राफा सभी तरह के डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो सकते हैं। सिंगल और ज्वाइंट वैसे ही होगा, नॉमिनेशन यहां भी अलाउड है। ठीक है, जो कि एफसीएनआर अकाउंट में भी था। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्या है इसकी मैच्योरिटी। अब देखिए इसका मैच्योरिटी क्या है, मिनिमम वहां भी 1 ईयर था, यहां भी 1 ईयर है, लेकिन 10 ईयर मैक्सिमम है, वहां पर मैक्सिमम 5 ईयर था। तो मैच्योरिटी की बात हो रही थी, मतलब राफा की बात हो रही है, यानी ये बात हो रही है रिकरिंग और फिक्स्ड अकाउंट के लिए, राफा के लिए बात हो रही है। ये जो बात हो रही है राफा यानी रिकरिंग और फिक्स्ड अकाउंट के लिए हो रहा है, तो क्योंकि मैच्योरिटी की बात तो रिकरिंग और फिक्स्ड अकाउंट में ही होता है, तो राफा अकाउंट में ये इसमें एनआरई अकाउंट में जो है जब राफा ओपन होगा तो उसका मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर जाएगा, जबकि एफसीएनआर में मैक्सिमम 5 ईयर ही था। प्री मैच्योरिटी विड्रॉ यहां भी अलाउड है, रिपार्सिटेशन जो यहां भी अलाउड है, ये भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है।
लेकिन इसमें एक नया अकाउंट आपने क्या देखा, कासा, यानी करेंट एंड सेविंग अकाउंट। तो अगर करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट भी इसमें ओपन होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब करेंट और सेविंग अकाउंट ओपन होने के साथ साथ इसमें मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इनफ्लो इज अलाउड। अब इनफ्लो अलाउड होने का सेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि देश के बाहर कोई भारतीय रहता है, ठीक है, वो हमारे देश में अगर इसमें यहाँ पर करेंट या सेविंग अकाउंट ओपन कराता है एनआरई अकाउंट में, तो इस अकाउंट में वो वहां से पैसा ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन यहां से उस अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं सिर्फ इनफ्लो अलाउड है, यहां से अगर जमा हम करने की सुविधा देते यानी बैंक देता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। लेकिन यहाँ एफसीएनआर अकाउंट में तो कासा था ही नहीं, लेकिन एनआरई में अगर कासा है तो उसमें इनफ्लो अलाउड नहीं, मतलब इनफ्लो अलाउड है, आउटफ्लो अलाउड नहीं है। मतलब देश के बाहर रहने वाला अगर भारतीय एनआरआई या पीआईओ करेंट या सेविंग अकाउंट ओपन करता है एनआरई के अंतर्गत, तो वो वहां से पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन यहां से उसमें पैसा जमा नहीं हो सकता है। इसी को इसीलिए मैंने लिखा ओनली इनफ्लो इज अलाउड। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नाम का व्यक्ति देश के बाहर रह के कमाता है, ठीक है। अब उसकी फैमिली उसके इनकम पे डिपेंडेंट है। अब वो अपनी फैमिली को रेगुलरली या रेगुलर इंटरवल पे या मंथली जो है कुछ ना कुछ सैलरी या जो भी भेजता है ताकि उसकी फैमिली भी यहाँ सर्वाइव कर सके। पॉइंट ये है कि अब उसके फैमिली को ये जो पैसा रिसीव होने वाला है वो कैसे होगा, अगर थर्ड पार्टी के थ्रू जाए, जैसे वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनीग्राम जैसे संस्थाएं हो गई, तो वो लोग रैंडमली जो थर्ड पार्टी भेजने वाले होते हैं, जो रैंडम पैसा भेजते हैं, उनके साथ समस्या है कि वो बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। अब इन्हें रेगुलरली भेजना है तो इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो एक एनआरई अकाउंट खुलवा लें। एनआरई में कभी एक सेविंग अकाउंट खुलवा लें, सेविंग अकाउंट यहाँ खुलवा लें ज्वाइंट अकाउंट में, उनके पिताजी या उनके घर का कोई और व्यक्ति जिनके साथ ज्वाइंट होगा वो वहां से इसमें पैसा ट्रांसफर करेंगे, इनफ्लो हुआ है अलाउड, और इनके यहाँ के जो भी व्यक्ति होगा वो यहाँ से निकाल भी सकता है। तो इस पर्पज के लिए खुल जाता है। जैसे भारत की कोई कंपनी भारत के बाहर रह रही है, काम कर रही है, मतलब अब वो कंपनी बाहर काम करती तो अपने इनकम का जो भी हिस्सा यहाँ भेजना चाहे तो उसके लिए वो एनआरई का करेंट अकाउंट खुलवा सकती है। तो इस तरह की चीजों के लिए कासा भी यहाँ अलाउड है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्या है, एनआरओ। एनआरओ में भी रूपी लगा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग आगे अभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर भी देखिए गलती से लग गया करेंसी वाला मामला, तो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी यहाँ पर आ गया, ई की जगह ओ आया है और ओ का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है ना। अब रूपी वर्ड का है, इसका मतलब तो मैं पिछले वाले आपको एनआरओ में बता ही चुका हूं, इसमें भी वही लॉजिक है, इसलिए मैंने रूपी लगा रखा है। समझते हैं एक करके इसके भी। तो देखिए ये अकाउंट भी एनआरआई या पीआईओ ही ओपन कर सकता है। अब रूपी लगा था, इसका मतलब है कि जो अवेलेबल बैलेंस है वो आईएनआर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी कासा और राफा ओपन दोनों होगा, जैसे कि एनआरई में हो रहा था। सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट इसमें भी ओपन होगा और नॉमिनेशन यहां भी अलाउड है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो देखिए डिफरेंस में क्या है कि मेच्योरिटी इसमें 7 दिन से 10 साल होता है, जबकि एनआरई अकाउंट में आप देख रहे थे 1 साल से 10 साल था, इसमें मिनिमम 7 दिन है। और एफसीएनआर में 1 साल से 5 साल था। और ये भी बात किसके रेफरेंस में हो रही है, राफा के रेफरेंस में हो रही है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेच्योरिटी की बात राफा में ही होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 7 दिन से 10 साल इसमें होता है, उसमें जो है एनआरई में आप देख रहे थे 1 साल से 10 साल था और एफसीएनआर में 1 साल से 5 साल था। यहां पर भी प्री मेच्योरिटी विड्रॉ अलाउड है, रिपार्सिटेशन अलाउड है, लेकिन चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं अगला क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों अलाउड है, इस वजह से ये इनकम टैक्स के दायरे में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनआरओ अकाउंट में जितना भी अमाउंट यहां से आउटफ्लो होगा उन सभी आउटफ्लो अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा, क्योंकि बाहर से पैसा जो आ रहा है उस पर तो नहीं लगेगा, लेकिन जो यहां से डिपॉजिट हुआ है उसमें लगेगा। अब ये किस लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का कोई व्यक्ति है, देश के बाहर पढ़ने के लिए गया, एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर किसी रिसर्च एक्टिविटी के लिए जा रहा है, या फिर ट्रेवल यानी कि कोई प्राइवेट ट्रेवल है, घूमने उमने के लिए जा रहा है। तो ऐसे केस में उसको वहां सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, तो सर्वाइवल के लिए यहां से पैसा कैसे भेजाएगा, तो भैया उसके लिए वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो एनआरओ अकाउंट में वो इस तरह से पैसा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहां से पैसा वहां से आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यहां से अगर उसमें जमा होगा तो उस पर ये इनकम टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स के दायरे में आता है अकाउंट। उम्मीद है ये तीनों अकाउंट क्लियर हो गया होगा। एक काम करते हैं, तीनों के एक साथ देख लेते हैं, जरा आगे करके देखते हैं। देखिए एफसीएनआर अकाउंट ओपन बाय एनआरआई एंड पीआईओ, एनआरई के साथ भी सेम वही है, एनआरओ के साथ भी सेम वही है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों अकाउंट एनआरआई या पीआईओ ही ओपन कर सकते हैं। अमाउंट रिप्रेजेंटेड इन, तो देखिए एफसीएनआर में चूंकि नाम में क्या लगा है फॉरेन करेंसी, यानी कि ये अकाउंट का अमाउंट रिप्रेजेंट करें फॉरेन करेंसी में होता है, इसमें इंडियन, इन दोनों में इंडियन करेंसी यानी आईएनआर में होता है, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो एफसीएनआर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट ओपन हो सकता है, राफा यानी रिकरिंग एंड फिक्स्ड अकाउंट, जबकि
एनआरई और एनआरओ दोनों में कासा एंड राफा दोनों तरह के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, यानी चारों तरह के अकाउंट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ अकाउंट यानी यहां पर सिंगल और ज्वाइंट दोनों हो सकते हैं और बाकी में भी सिंगल एंड ज्वाइंट हो सकते हैं। नॉमिनेशन तीनों में अलाउड है। ठीक है, अब बात अगर आगे कर ले तो देखिए मेच्योरिटी की बात कर ले तो एफसीएनआर की मेच्योरिटी क्या है, 1 साल से 5 साल। एनआरई की मेच्योरिटी क्या है, 1 साल से 10 साल। और एनआरओ की मेच्योरिटी क्या है, 7 दिन से 10 साल। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। प्री मेच्योरिटी विड्रॉ तीनों में अलाउड है। ठीक है, रिपासिफिकेशन जो है ये भी तीनों में अलाउड है। अब इनकम टैक्स की बात कर लें तो एफसीएनआर भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, जो है एनआरई भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन एनआरओ इनकम टैक्स के दायरे में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप बात कर लें आखिरी तो डिपॉजिट एक्टिविटी में क्या है कि सिर्फ एनआरई में एफसीएनआर में इनफ्लो अलाउड है। ठीक है, एनआरई में भी इनफ्लो अलाउड है, लेकिन एनआरओ में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों अलाउड है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी मैंने मामला था वो मैंने आप लोग को एक एक करके ईमानदारी से समझा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, कहानी के हिसाब से मैं नहीं समझा रहा था और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम से रिलेवेंट भी है, इससे कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आप वीडियो पे आए हैं यानी इस चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो आपके जानकारी में लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, उनको भी जरूर जोड़िए। आपके एक छोटे से सहयोग से जो है हमारा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, गुड बाय।